नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड, और ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी और एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि। इन सब में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो का आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तमाम जानकारी बोर्ड पर नोट कर रखी है। अगर आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके। धीरे धीरे हम ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करने लगेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट से काम चलाइएगा। ठीक है, तो बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड होता क्या है, ये हमारे शरीर में किस प्रकार फंक्शन करता है। ठीक है, तो ब्लड यानी ब्लड हमारे, आपने देखा होगा कि जो ब्लड होता है वो तरल रूप में रहता है, यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है, यानी ये सर से लेकर पांव तक पाया जाता है। शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जहां पर ब्लड नहीं पहुंचता। ठीक है, यानी ब्लड हर जगह पहुंचता है। इसलिए जो ब्लड होता है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करता है, पूरी बॉडी में ये हमारे पोषक पदार्थ, खनिज पदार्थ आदि का परिवहन करता है। इसलिए हम ब्लड को कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक कहते हैं। बात करते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो शुरुआत करते हैं कि ब्लड यानी सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड के अध्ययन को यानी रुधिर यानी खून, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, किस चीज में इसका अध्ययन किया जाता है, तो हेमेटोलॉजी। तो ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद यह एक प्राकृतिक कोलॉइडी विलयन है। कोलॉइडी विलयन के बारे में बात करते हैं हम, यानी ये कोलॉइडी विलयन होता है एक नॉर्मल द्रव होता है, जो नॉर्मल लिक्विड होता है। ये इस तरह का लिक्विड नहीं होता। ये आम जैसे आपने पानी आदि वगैरह देखा होगा, ये इस तरह का लिक्विड नहीं रहता। ये एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसको हम कोलॉइडी विलयन कहते हैं। विलयन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिली रहती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आयरन, हीमोग्लोबिन आदि बहुत सारे पोषक पदार्थ ब्लड में मिले रहते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार का विलयन होता है, इसलिए इसको हम कोलॉइडी विलयन कहते हैं। कोलॉइडी शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो उसको हम समझाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास दो तरह के विलयन होते हैं, जैसे समांगी विलयन और विषमांगी विलयन। समांगी विलयन समांगी पदार्थों से मिलकर बना होता है, जैसे आपने देखा होगा पानी और नमक। जब पानी में नमक मिलाते हैं तो नमक पानी में एकदम विलुप्त हो जाता है, पूर्ण तरीके से घुल जाता है, इसलिए उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसी प्रकार एक होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जैसे अगर आप उसी पानी में बालू, कंकड़, पत्थर, रेत आदि घोलोगे तो आपको दिखेगा कि जो भारी कण होते हैं वो नीचे डूब जाते हैं, बल्कि पानी ऊपर रह जाता है। इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण, जो इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, उसको हम कहते हैं कोलॉइडी विलयन। यानी विषमांगी और समांगी दोनों के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, कोलॉइडी विलयन। तो हमारे जो ब्लड है वो कोलॉइडी विलयन क्यों होना चाहिए, तो हम इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा जैसे ब्लड है, इस ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और अन्य तमाम जो खनिज पदार्थ आदि इसमें मिले रहते हैं। सपोज कीजिए अगर यह पानी होता, सामान्य द्रव होता, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स अपने वजन के कारण नीचे बैठ जाती और हमारे शरीर में इनका परिवहन समान रूप से नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे प्रत्येक ऑर्गन को इसकी समान मात्रा यानी इक्वल जो क्वांटिटी है उसकी जरूरत पड़ती है। तो किसी को डब्ल्यूबीसी मिल पाती तो किसी को आरबीसी मिल पाती, क्योंकि ये भारी होकर नसों में नीचे बैठ जाती और लिक्विड आगे बह जाता। तो हमारा ये जो ब्लड होता है एक इस प्रकार का लिक्विड होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तैरती रहती है, न कि डूबती हैं। क्या होती है, तैरती रहती है और समान रूप से उसमें घुल जाती है। और ये जब भी द्रव प्रवाहित होता है तो इनकी मात्रा भी ऐसे ही प्रवाहित होती है, प्रत्येक ऑर्गन को इसकी समान क्वांटिटी प्रोवाइड हो जाती है। तो आप कोलॉइडी विलयन समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। अब बात करते हैं इसके पीएच मान की। तो इसका जो ब्लड होता है हमारा अक्षारीय होता है या अम्लीय होता है, क्योंकि ये पीएच मान पर निर्भर करता है। तो हमारे जो ब्लड का पीएच मान होता है वो होता है 7.4, और 7.4 यानी ये हमारा अक्षारीय होता है। अक्षारीय कैसा होता है, कम अक्षारीय। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो हमारा यानी अगर पीएच मान 7 होता है तो 7 पे कोई भी द्रव क्या होगा, उदासीन होता है, जैसे जल। उसके बाद अगर 7 से नीचे जाएंगे यानी 7 से पीछे पीछे चले जाएंगे तो वो होगा अम्लीय, और 7 से बाद जाएंगे तो होगा अक्षारीय।
तो ये कम अक्षारीय होता है। अगर ये इसका मान 14 होता, नहीं 14 पीएच मान होता, 14 होता, तो ये बहुत ज्यादा अक्षारीय हो जाता। तो इसलिए ये बहुत यानी कम अक्षारीय है। क्या है ये? कम अक्षारीय। उसके बाद ये किस प्रकार का उत्तक है? तो ये हमारा संयोजी उत्तक होता है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू होता है। टिश्यू के बारे में बता दें हम आपको कि हमारी बॉडी टिश्यू से मिलकर बनी होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, जिसका फॉर्मेशन हुआ है, वो छोटी छोटी कोशिका से हुआ है। यही छोटी छोटी कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है। यही उत्तक यानी टिश्यू, यही टिश्यू मिलकर हमारे ऑर्गन्स बनाती है। ऑर्गन्स यानी हमारे अंग, यही अंग मिलकर हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। जिस प्रकार मैं आपको दिख रहा हूँ, मेरे हाथ पैर आदि सब चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये एक प्रकार की बॉडी है। तो इसमें बात करते हैं जो हमारे टिश्यू होते हैं, यानी कनेक्टिंग टिश्यू, ये किस प्रकार वर्क करते हैं। यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। तो जो हमारा कनेक्टिंग टिश्यू होता है, हमारी पूरी बॉडी को जोड़ने का वर्क करता है। जिस प्रकार हमारी हड्डियां भी कनेक्टिंग टिश्यू का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को सर से लेकर पांव तक खड़ा रहने में मदद करती है। अगर काश हमारे शरीर में जैसे हड्डियां वगैरह ना होती, तो हम भी जैसे सांप नहीं, जिस प्रकार जैसे आपने कैच वगैरह देखे होंगे, तो हम भी ऐसे चलते, क्योंकि हमारे शरीर में अगर कंकाल नहीं होता तो हम भी ऐसे चलते। तो हमारे शरीर को खड़ा रखने में मदद कौन करता है? ये कनेक्टिंग टिश्यू यानी हड्डियां। उसके बाद दूसरा कनेक्टिंग टिश्यू हमारा ब्लड, क्योंकि ये ब्लड भी हमारे पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए इसको हम कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। और ये हमारी पूरी बॉडी में प्रवाहित। चीज देखी होगी कि हमारी बॉडी में ब्लड हर जगह प्रवाहित होता है, हर जगह यानी पूरी बॉडी को जोड़कर रखता है। तो आपने एक चीज देखी होगी, अगर आपने रोटी खाई हो, चावल खाए हो, कुछ भी जैसे दूध पिया हो, तो इन सब से पोषक पदार्थ निकलते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि। तो ये सब चीजें हमारी पूरे ऑर्गन को इसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे हाथ पैर हर चीज तक, यानी सर पांव हर जगह ये मिनरल्स जाने आवश्यक होते हैं। तो ये मिनरल्स किसकी सहायता से जाते हैं? तो इन मिनरल्स को ब्लड ले जाता है। किस प्रकार ले जाता है? क्योंकि आपने कुछ भी खाना खाया, वो सिर्फ आपके पेट तक सीमित रहता है, यानी वहां पर सिर्फ पेट में एक क्रिया होती है कि आपने कुछ भी खाया हो, तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स आदि अलग हो जाते हैं। पर इन सब चीजों को हमारे ब्लड तक ब्लड में कैसे पहुंचती है? तो आपने ब्लड में देखा होगा कि ब्लड का जो कंपोनेंट सुने होंगे, यानी ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, जैसे प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% पाया जाता है। यही प्लाज्मा हमारी बड़ी आंत से इन्हीं पोषक पदार्थों को चूस कर हमारे ब्लड में मिला देता है, और इसी ब्लड में यह सब चीजें मिली रहती हैं और हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। अगर आपके जैसे कि सर, हाथ, पैर, पांव यहाँ तक ब्लड जाता है, तो वो ब्लड आपके सभी अंगों को यानी क्या कर देता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल यानी आदि सब चीजों को ये प्रोवाइड कर देता है, इन सब चीजों को ट्रांसफर कर देता है। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि अगर आपके कभी सर में दर्द हुआ होगा, या पैर में दर्द हुआ होगा, या हाथ में दर्द हुआ होगा, तो आपने एक गोली खाई होगी, कैप्सूल खाया होगा, वो इसलिए खाया होगा क्योंकि आपका दर्द सही हो जाए। तो कैप्सूल तो आपने पेट में खाया था, पर वो हाथ में कैसे पहुंचा, आपके पैर में कैसे पहुंचा? क्योंकि सर जो दर्द हो रहा था तो आपके सर में हो रहा था, तो वो किस प्रकार पहुंचा आपकी बॉडी में? तो पहुंचा आपके ब्लड द्वारा, क्योंकि आपके ब्लड ने, क्योंकि उसी गोली में रहता है सोल्ट, उसी सोल्ट को पहुंचना होता है आपके सर में, क्योंकि आपके सर में दर्द है। तो वो सर में कैसे पहुंचेगा? सर में इस प्रकार पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड में रहता है प्लाज्मा, वो प्लाज्मा उसी सोल्ट को चूस लेता है आपकी बड़ी आंत से, और जो चूस कर उसको कहां पर पहुंचा जाता है? ब्लड में। और ब्लड कहां पर पहुंचता है? आपके सर में। तो यह जो ब्लड होता है, ये 30 सेकंड में पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। कितने? 30 सेकंड में इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो यहाँ तक यानी सिर्फ आपके जो आपने दवाई खाई हो, सिर्फ उसको पचने में समय लगता है, बाकी जब वो उसको चूस लेता तो 30 सेकंड लगता है सिर्फ आराम होने में। अब बात करते हैं इसके आगे के फैक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, ये हमने बता दिया आपको। अब बात करते हैं कि जो मेल फीमेल चाइल्ड, यानी इनमें खून की मात्रा कितनी होती है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेल होता है, उनमें खून की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है, जैसे 5.5 से 5.5 लीटर। उसके बाद फीमेल में 4 से 4.5 लीटर। जो फीमेल होती है उनमें खून की मात्रा थोड़ी कम रहती है। अब बात करते हैं चाइल्ड की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि जो बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसमें खून की मात्रा 250 ml होती है। कितनी होती है? 250 ml। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्लड वगैरह चेक कर लेते हैं, तो अगर 250 ml से कम है तो इसका मतलब बच्चा अस्वस्थ है, उसमें खून की यानी खून की आवश्यकता उसको पड़ती है। तो कितनी आवश्यकता होनी चाहिए? लगभग 250 ml।
अब बात करते हैं कि ब्लड संबंधी खोज, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यानी सर्वप्रथम परिवहन के बारे में बात करते हैं, यानी हमारी बॉडी में किस प्रकार ब्लड प्रवाहित होता है, किसके द्वारा होता है। तो इसकी खोज की थी सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने, जिन्होंने पता लगाया था कि जो हमारा ब्लड होता है वो नसों द्वारा प्रवाहित होता है। यानी नसों में, यानी ये जो हमारे इसको पाइप बोलते हैं, इसको या हमारी पूरी बॉडी में पाइप द्वारा यानी नसों द्वारा खून प्रवाहित होता है। बात करते हैं इसके ग्रुप की, यानी हमारे ग्रुप में जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो 4 प्रकार का होता है, यानी ए, बी और AB तथा O। 4 प्रकार का जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, अलग प्रकार का भी होता है, इससे अलग भी होता है, उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते। मेनली हमारे ग्रुप होते हैं 4। तो इनकी खोज किसने की थी? लेड अस्टिनर ने। अब बात करते हैं RH फैक्टर, यानी आपने सुना भी होगा जैसे A पॉजिटिव A नेगेटिव, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव यानी वो होता है हमारा RH फैक्टर। ये हमारा रिसस बंदर के रिसस मंकी पर, यानी रिसस मंकी पर प्रयोग करके RH फैक्टर की खोज हुई थी। तो जो रिसस बंदर होता है उसमें अगर उसके जो लक्षण अगर वो हमारे ब्लड में होते हैं तो पॉजिटिव, नहीं होते तो नेगेटिव। तो इसकी खोज किसने की थी? लेड अस्टिनर प्लस विनर ने। अब बात करते हैं कि ब्लड निर्माण, यानी ब्लड जो हमारे शरीर में इसका जो फॉर्मेशन, किस प्रकार इसका निर्माण होता है। तो अगर बात करें वयस्क यानी जो एडल्ट होते हैं, अब बात करें जो भ्रूण यानी जो पेट में बच्चा रहता है उस समय, तो इनमें जो खून बनने की जो क्रिया है वो थोड़ी अलग अलग होती है। यानी जितने भी वयस्क होते हैं उनमें हमारी जो खून बनता है वो हमारे शरीर में होती हैं बड़ी बड़ी हड्डियां, और बड़ी बड़ी हड्डियों में होता है बोन मेरो। ये आपने यहाँ पर देखा होगा, जैसे ये हमारी हड्डियों के सिरे होते हैं, ये हमारी हड्डियों के सिरे होते हैं। ये यहाँ पर हमारा रहता है बोन मेरो। कहाँ पर रहता है? यहाँ पर रहता है हमारा बोन मेरो। तो यहीं पर बनती है हमारे रेड, यानी हमारा ब्लड बनता है। इसी में होता है हमारा ये खोखली हड्डियां, क्या होती है? खोखली। तो इनमें हमारा ब्लड रहता है, यहाँ पर ब्लड बनता है, यहाँ पर ब्लड बनता है, ठीक है। तो हमारा ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में। अब बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच्चा पेट में रहता है उसमें ब्लड कहाँ पर बनता है? तो उसमें बनता है यकृत या पलिया, ठीक है। अगर जब आपने सुना होगा कि जो पलिया होता है, यानी जो हमारा तिल्ली, जिसको तिल्ली बोलते हैं, उसमें ब्लड का, उसको कब्रिस्तान कहते हैं, वहां पर जाकर ब्लड मर जाता है। पर बच्चे में यहीं पर ब्लड का निर्माण होता है, तथा यकृत तथा पलिया, इन दोनों में ब्लड का निर्माण होता है जब बच्चा पेट में रहता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि जो ब्लड होता है हमारे शरीर में कितना प्रतिशत होता है। नहीं, वजन के अनुसार हमारे शरीर का जो 7% हिस्सा होता है वो ब्लड ही घेर कर रखता है। क्योंकि वजन के अनुसार, जैसे जिस प्रकार आदमी का वजन बढ़ता जाता है या जिस प्रकार आदमी का शरीर बढ़ता जाता है, इसी प्रकार उसमें खून की मात्रा भी बढ़ती जाती है। क्योंकि ये 5.5 लीटर जो है ये औसतन है, पर इससे भी ज्यादा व्यक्ति के शरीर के अंदर खून हो सकता है, वो डिपेंड करता है व्यक्ति के वजन पर। अब बात करते हैं कि ये जो ब्लड होता है ये कहां पर जाकर मरता है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम जो टाइम होता है वो होता है 120 दिन। क्योंकि इसमें जो रेड RBC है वो सबसे बाद में मरती है, उसको जो मरने का जो पीरियड होता है वो 120 दिन के अंदर वो मर जाती है, दोबारा वो नई बनती है और हमारे शरीर में यानी हमारे ब्लड में मिलती है। तो ये पलिया यानी स्प्लीन यानी तिल्ली, इसको 3 नाम से जाना जाता है। तो ये पलिया में जाकर, यानी जो हमारा ब्लड होता है ये पलिया में जाकर मर जाता है, और इसीलिए पलिया को ब्लड बैंक या खून की जो कब्र है, ब्लड यानी खून की कब्र और ब्लड बैंक किसको कहते हैं? हम पलिया को कहते हैं। वास्तव में खून में यानी जो हमारे पलिया में सिर्फ RBC मरती है, RBC तथा प्लेटलेट्स, बाकी चीजें जो हैं वो हमारे ब्लड में ही मर जाती है। इसके बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारी बॉडी में यानी हमारे ब्लड में मिला रहता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो हमारा जो खून यानी ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है। तो ज्यादा गाढ़ा हो जाए शरीर में ब्लड तो उसके हमें बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, जिससे हमें हार्ट अटैक आदि की बीमारी हो जाती है। तो हमारे शरीर में औसतन कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए? 200 ग्राम डेसीलीटर। कितना होना चाहिए? 200 ग्राम डेसीलीटर। तो बात करते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी प्रत्येक शरीर यानी मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होती है। जैसे मेल में जो इसकी औसतन मात्रा होती है 14 ग्राम डेसीलीटर, प्लस महिला में इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 13 ग्राम डेसीलीटर। इसके बारे में समझ गए होंगे तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड के कार्य।
तो ब्लड सर्वप्रथम तो एक ताप नियंत्रक यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखता है। टेम्परेचर यानी जब ये स्पीड करता है, स्पीड यानी जब ये बहुत ज्यादा गति से दौड़ता है तो घर्षण होता है हमारी, यानी नसें जो हमारी वीन्स होती है, आर्टरी होती है, उनमें बहुत अधिक घर्षण होता है जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ता है। तो हमारे शरीर का जो तापमान एक जैसा बनाए रखने में कौन मदद करता है? वो ब्लड। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हमारे पैर, हाथ, पैर कहीं पर भी आप छू लो वहां पर आपका टेम्परेचर एक समान रहता है। वो किस प्रकार रहता है? क्योंकि हमारे शरीर में जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। जब ऊर्जा बनती है तो उससे एक ताप प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। यह 37 डिग्री सेल्सियस हमारा ब्लड ही पूरे शरीर में पहुंचाता है, क्योंकि जहां पर श्वसन होता है वहीं पर ये यानी जो हमारा सांस होती है वहीं पर हमारा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। इस टेम्परेचर को लेकर हमारे पूरी बॉडी में प्रवाहित होता है हमारा ब्लड। तो हमारे ब्लड का टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि इसका ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये इसमें एक चीज और होती है, बहुत ज्यादा गति करता है, उससे भी ये हमारा ताप बना रहता है। अगर आपको पता हो कि हमारे ब्लड का यानी ब्लड की स्पीड कितनी होती है, तो हमारे ब्लड की जो स्पीड होती है वो होती है 400 किलोमीटर पर आवर। कितनी होती है? 400 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है। अगर आप अपने हृदय, जो हमारा हृदय होता है, ये इसको 120 के प्रेशर से पंप करता है, और 120 के प्रेशर से जब किसी को पंप करोगे तो वो कितनी स्पीड ले लेगा? 400 किलोमीटर पर आवर की। अगर आप ये हमारा जो हृदय है कि इस हृदय में से हम इस वाल को हटा दें जहां से हमारा खून प्रवाहित होता है, तो अगर हमारा खून जब किसी ब्लड को पंप करेगा तो वो लगभग 30 मीटर ऊपर तक खून को उछाल देने की क्षमता रखता है। कितने मीटर? 30 मीटर। कितने? 30 मीटर। तो 30 मीटर तक खून ऊपर उछलेगा, और इसकी जो स्पीड होती है कितनी होती है? 400 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन। जैसे कि मैंने बता भी दिया आपको कि हमारे पूरी बॉडी में पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है, क्योंकि आपके प्रत्येक ऑर्गन को पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीजों को हमारा ब्लड ही, हमारी जो हमारा प्लाज्मा होता है, हमारी बड़ी आंत से इन चीजों को चूसता है और हमारे सभी अंगों तक प्रवाहित कर देता है। बात करते हैं ये गैसों का भी परिवहन करता है। गैस यानी O2, CO2। O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, जबकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुली रहती है, तो उस ऑक्सीजन को कौन, यानी हमारे शरीर में एक रहता है हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़े से लेता है और ब्लड में मिला देता है। इसी प्रकार हमारे प्रत्येक अंगों तक क्या पहुंच गई होती है? CO2। उस CO2 को बाहर निकालने का काम, यानी वापस, यानी हमारे जिस भी अंगों तक CO2 पहुंची रहती है, हमारे पूरी बॉडी में CO2 है, उस CO2 को फेफड़े तक कौन लाता है? हीमोग्लोबिन लाता है। CO2 ले जाता है और CO2 को उधर से ले आता है, यानी O2 को ले जाता है और CO2 को ले आता है, और फिर सांस द्वारा हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं घावों को भरना, यानी ये हमारे घावों को भरने में मदद करता है, क्योंकि हमारे ब्लड में विटामिन K रहता है जिससे खून का थक्का बनता है। उसके बाद हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन रहते हैं जो हमारे घावों को भरने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें उत्सर्जी हानिकारक पदार्थों का परिवहन होता है। जैसे हमारे शरीर में, यानी ब्लड में यूरिया बनता है। जैसे हमारे जो लीवर होता है, लीवर क्या काम करता है? जैसे अमोनिया जो हमारे शरीर में गैस रहती है, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और ये यूरिया किस में मिल जाता है? जाकर ब्लड में। और ब्लड बाद में इसको कौन छान लेता है? किडनी। और किडनी छान कर इसको पेशाब के रूप में बाहर निकाल देती है। तो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन कौन करता है हमारे शरीर में? यानी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो भी हमारे शरीर से ब्लड द्वारा बाहर निकलते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लड के कुछ फैक्ट के बारे में, यानी बहुत सारे फैक्ट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं ब्लड के फैक्ट, यानी जो हमारी कॉर्निया होती है, कॉर्निया में ब्लड नहीं पाया जाता। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में ब्लड पाया जाता है सिवाय कॉर्निया को छोड़कर, तो कॉर्निया में ब्लड नहीं पाया जाता। ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन ये हमारे जैसे सामने से ही ऑक्सीजन ले लेती है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है प्रत्येक अंग को। तो हमारी जो कॉर्निया होती है, सामने से हवा जो टकराती है यहीं से ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेती है, इसलिए इसको ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बात करते हैं ये इन्हीं जो हमारे यंत्र होते हैं, यानी हीमोसाइटोमीटर। ये हीमोसाइटोमीटर आरबीसी की संख्या ज्ञात करने में कारगर रहते हैं, यानी मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आपने एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब एक रहता है स्पिग्मोमेनोमीटर। इस स्पिग्मोमेनोमीटर की सहायता से हम रक्त के थक्का, यानी जो रक्त दबाव होता है, रक्त का थक्का नहीं, सॉरी, रक्त दबाव, रक्त दाब यानी रक्तचाप, उसकी मात्रा ज्ञात करते हैं कितना हमारे शरीर में। यानी रक्त दाब होता है हमारे शरीर का 120 और 180, यानी ये होता है जाने का, यानी हमारा जो ब्लड होता है 120 प्रेशर से खून को
प्रेस करता है और तथा वापस कितने से आता है, 80 की स्पीड से। तो ये होता है रक्त दाब। ठीक है, अब बात करते हैं यानी हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो किस रंग का होता है, वो लाल रंग का होता है। पर जरूरी नहीं सभी जीवों में ब्लड लाल रंग का हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है उनमें मिले पिगमेंट के कारण। क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रंग यानी हमारे खून का रंग लाल होता है। पर कुछ जीवों के ब्लड में अलग अलग चीजें मिली रहती हैं जिससे उनके ब्लड का रंग अलग अलग हो जाता है। तो बात करते हैं कॉकरोच। तो कॉकरोच का जो रंग होता है वो होता है सफेद, और किसके कारण, हीमोलिम्फ के कारण। किसके कारण, हीमोलिम्फ के कारण। उसके बाद ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, किसके कारण, साइनोग्लोबिन के कारण। और इसमें कॉपर मिला रहता है। क्या मिला रहता है, कॉपर। तो इसमें आयरन नहीं रहता, क्या रहता है, कॉपर रहता है। अब बात करते हैं इसमें कि जो हमारे जैसे मछलियां वगैरह होती हैं ये बहुत कम टेम्परेचर पे, यानी आपने देखा होगा अंटार्कटिका महासागर, यहाँ पर भी मछलियां पाई जाती हैं। और जैसे कुछ जो समुद्र हैं वो जम जाते हैं, वहां पर भी सील मच्छी आदि बहुत सी ऐसी मच्छियां हैं जिनमें जो हमारे बहुत कम तापमान पर जीवित रह सकती है। तो उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत कम टेम्परेचर पर जम जाता है। अगर बात करें जो हमारे समुद्र में रहने वाली जो मछलियां हैं बहुत कम टेम्परेचर पे, उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन की जगह उनमें क्या रहता है, कॉपर रहता है। और उसी कॉपर की वजह से उनका ब्लड जमता नहीं है। तो कॉपर की वजह से उनका जो ब्लड होता है वो पारदर्शी हो जाता है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता। तो जो मछलियां होती हैं, कुछ मछलियां होती हैं, सभी मछलियों में नहीं, कुछ मछलियां जो बहुत ठंडे तापमान में रहती है उनके ब्लड का जो रंग होता है वो पारदर्शी हो जाता है। और पारदर्शी इसलिए होता है क्योंकि उनमें कॉपर रहता है और ये बहुत कम टेम्परेचर पे भी जमता नहीं है और वहां पर ये सर्वाइव कर सकती है। अब बात करते हैं मच्छर। मच्छर एक शाकाहारी जीव होता है। मच्छर यानी एक मेल होता है, एक फीमेल, यानी एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। यानी हमारे शरीर का जो खून चूसती है वो, यानी जो मेल यानी फीमेल जो मच्छर होती है वही हमारे शरीर का खून चूसती है, जबकि जो मच्छर होता है, जो मेल होता है, वो शाकाहारी होता है, वो पत्तियों का रस चूसता है। ठीक है, अब बात करें शार्क, यानी हमारे बॉडी में हमने बताया आपको कि 5 से 5.5 लीटर औसतन खून होता है। पर शार्क मछली में सबसे ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाला ऐसा जीव है जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 220 लीटर। कितना पाया जाता है, 220 लीटर इसमें ब्लड पाया जाता है। और जबकि बात करें कि हाथी में, तो हाथी में सिर्फ इसकी मात्रा 45 लीटर रहती है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को हम यहीं पर रहने देते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे के जो पार्ट हैं हम वो अगली वीडियो में लाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारी वीडियो को देखने के लिए, यानी आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, हमारे वीडियो को लाइक वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। तो तब तक के लिए नमस्कार।